हेलो बच्चों, वेलकम टू LJKS कोचिंग क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम उसका डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे हैं। रसायन विज्ञान में किसी परमाणु, अणु या आयन के भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था, इलेक्ट्रॉन कैसे रोटेट कर रहे हैं, कैसे नाच रहे हैं, किस कोष में नाच रहे हैं, किस उपकोष में नाच रहे हैं, ये सब कुछ बता देगा हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका बहुत यूज किया जाता है, इससे आप बहुत चीज को आराम से निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने के लिए एक नया नियम बनाया गया जिसको अफबाउ नियम कहते हैं। अफबाउ एक्चुअली में कोई साइंटिस्ट नहीं थे। अफबाउ एक जर्मन शब्द है, जर्मन शब्द। इसका अर्थ होता है बिल्डअप, रचना करना, निर्माण करना, निर्माण करना। तो अफबाउ प्रिंसिपल में क्या बनाया गया? अफबाउ प्रिंसिपल में बताया गया कि इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा के उपकोष में प्रवेश करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के सेल में प्रवेश करेंगे। इस एनर्जी लेवल को समझने के लिए उन्होंने एक ग्राफ बनाया गया जिसकी सहायता से हम लोग जान जाएंगे कि किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। जैसे ये ग्राफ आपने पढ़ा होगा, पहले 1s, फिर 2s, फिर 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। ऐसे ही दूसरा से स्टार्ट करते हैं, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। इसी तरह से तीसरा से स्टार्ट करते हैं, 3d, 4d, 5d, 6d और 4f, 5f। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आता है, कुछ लोग पूछते हैं कि 2s 2p है, 2d क्यों नहीं है? तो आप ये जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ये कक्षाएं होती, ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें आप जानते हैं ये पहला है तो इसके लिए मुख्य क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होती है? 1, n बराबर 1। इसके लिए n बराबर 2 होता है, इसके लिए n बराबर 3 होता है, इसके लिए n बराबर 4 होता है, ऐसे ही। और इनको हम लोग k, l, m, n से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहते हैं क्या है? कोष। ये आप जानते हैं। तो देखा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है इन कोष में गति करता है, लेकिन साइंटिस्ट कहते नहीं, इलेक्ट्रॉन कोष में नहीं, इलेक्ट्रॉन उपकोष में गति कर रहा है। तो थोड़ा से एसपीडीएफ का नया लॉजिक लगा दिया गया। एसपीडीएफ का, एसपीडीएफ जो अल्कली मेटल स्पेक्ट्रम की 4 श्रेणियां हैं। इसका पूरा नाम है शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल। शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज, फंडामेंटल, इनके पहले नाम से ये एसपीडीएफ बना है, जिसको हम लोग उपकोष से प्रदर्शित करते हैं, इनको उपकोष कहते हैं। तो यहां पे प्रॉब्लम ये आया, यहां पे प्रॉब्लम ये होगा कि 2d क्यों नहीं है? तो आप जानते हैं ये भी कि जो इलेक्ट्रॉन का भराव होता है वो 2n स्क्वायर के अनुसार होता है, कि इलेक्ट्रॉन जो है 2n स्क्वायर के अनुसार फिलअप होंगे। मतलब n की वैल्यू आप 1 भरिए तो n बराबर 1 भरेंगे तो पहला कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो पता चल जाएगा। तो पहला कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2। n बराबर अगर आप 2 भर रहे हैं, n बराबर 2 भर रहे हैं तो दूसरा कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 दूना के 4 दूना के 8। n बराबर 3 भर रहे हैं तो इसी तरह से 18 और 32 ये है। तो पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरा में 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फिलअप होते जाते हैं 2n स्क्वायर के अनुसार। तो अगर हम 2d इसमें बना दें, अगर हम 2d बना दें और हम जानते हैं कि s में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2, p में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि s में एक कक्षक होते हैं, एक कक्षक में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। p में 3 कक्षक होते हैं और p में 3 कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन तो 3 कक्षक में
6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 कक्षक होते हैं, तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में 7 कक्षक होते हैं। तो उसके अनुसार अगर हम इस वाले में देखें तो इस वाले में तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 ही है, और अगर आप इसमें डी उपकोष को भी शामिल कर दे रहे हो तो इसमें यस भी आ जाएगा, पी भी आ जाएगा और डी भी आ जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8, ये तो फुलफिल हो गया। अब डी लाएंगे तो इसमें 10 हो जाएगा, जो कि गलत है, इसीलिए इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करने के लिए दो से सबसे लिए 2 उपकोष बनाए। पहला वाला है एस, दूसरा वाला होता है एस और पी, तीसरा वाले में आप एस, पी और डी तीनों यूज कर सकते हैं, चौथा वाले में एस, पी, डी और एफ चारों यूज कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए अपबाउ प्रिंसिपल को समझने के लिए ये एनर्जी बना दिया गया, एनर्जी लेवल बना दिया गया। एनर्जी लेवल कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें फिलअप करना है इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आप जानते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। उसका एक सुंदर सा ग्राफ आता है, इसको ध्यान से देखेंगे और बना लेंगे। ये तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में एंट्री करेगा, फिर इसके बाद हेड डिटेल जोड़ते जाइए, ऐसे ऐसे इसका हेड और दूसरे वाले का टेल, ऐसे ही जोड़ते जाना है, इसका हेड दूसरे वाले का टेल। मतलब कहने का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएगा, इसके बाद 2s में भराएगा, इसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, 1s का जो ऊर्जा है सबसे कम। अगर आपसे कोई ऊर्जा पूछता है तो उसके लिए भी अलग नियम बनाया गया, जिसको हम लोग N+L रूल कहते हैं। वो क्या है देख लीजिए। क्या है N+L रूल? N का मतलब होता है मुख्य क्वांटम संख्या और L का मतलब होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों का सम निकालेंगे और जिसका सम ज्यादा होगा उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, जिसका सम कम होगा उसका एनर्जी लेवल कम। तो आइए चलिए किसी का भी लेते हैं, जैसे इसमें किसी का ले, जैसे मैं ले लूं 2s और 2p, तो 2s और 2p की बात करूं तो इसके लिए n की वैल्यू बताइए, तो आगे वाला जो संख्या होता है वही n होता है, आप जानते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, तो इसके लिए n की वैल्यू 2 है, इसके लिए n की वैल्यू 2 है, चलिए ठीक है, दोनों का कॉमन। लेकिन l की वैल्यू अगर देखेंगे, क्वांटम संख्या अगर आप सीखे हैं तो आप जानते होंगे l की वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं जानते हैं तो फिलहाल के लिए याद रखिए, जब क्वांटम संख्या का लेक्चर आएगा तो हो जाएगा। तो s, p, d और f के लिए l की जो वैल्यू होती है वो 0, 1, 2, 3 होती है, इसको आप याद रखिए। ये है हमारा उपकोष और ये है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जो कि याद रखना है, हमेशा काम करेगा। अब इसमें वैल्यू भरिए, L बराबर क्या है, यस है, तो यस के लिए L की वैल्यू कितनी है, 0, 0 भर दिया। P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1, दोनों का सम निकाल दीजिए, तो N+L पता चल जाएगा। N+L बराबर इधर कितना आ गया 2 और इधर कितना आ गया 3, तो 2 और इसका 3 आया है, तो इसका मतलब कि 2p का मान ज्यादा आया है, 2s का मान कम आया है, इसका मतलब 2p का एनर्जी 2s से ज्यादा है, मतलब 2p का एनर्जी ज्यादा है 2s से, अर्थात इलेक्ट्रॉन इन दोनों में सबसे पहले 2s में भराएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के सबसे में प्रवेश करते हैं, निम्न ऊर्जा के उपकोष में प्रवेश करते हैं, निम्न ऊर्जा, तो जिसका ऊर्जा कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें है। कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है, कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है, दोनों का एनर्जी जैसे लगेगा आपको कि समान है। ऐसे देखिए, जैसे मैं बात करूं 3D का और 4p का, अगर मैं पूछूं 3D और 4p में किसका एनर्जी ज्यादा है किसका कम है, तो वही सीधे N+L रूल लगाना है, जिसका मान ज्यादा है उसका एनर्जी ज्यादा, जिसका मान कम है उसका एनर्जी कम। तो कुछ नहीं करना है, n की वैल्यू लिखिए दोनों के लिए, तो आगे की वैल्यू 3, 4 और L की वैल्यू आप जानते हैं, D के लिए L की वैल्यू कितनी है 2 और P के लिए L की वैल्यू कितनी है
तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 5 5। ओ प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, दोनों का यहां पर एनर्जी लेवल सेम है, लेकिन जब केस इस तरह का आ जाए तो उसका एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, उसकी ऊर्जा अधिक होगी, जिसका n का मान ज्यादा होगा। तो हम देखेंगे 3D और 4p में n का मान किसका है, मतलब जिसका n ज्यादा होगा उसी का ऊर्जा अधिक होगा। तो किसका n ज्यादा है, 4p का n ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि सो एनर्जी ऑफ 4p इज ग्रेटर देन 3D। मतलब ये हमारा आंसर है, 4p का एनर्जी 3D से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा, उसके बाद तब 4p में जाएगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, ऐसे ऐसे अगर चल रहे हैं तो सबसे पहले 3D होगा, 3D है, 3D के बाद क्या है 4p है। हमको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को फिल अप करना है, याद रखिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। इसकी सहायता से आप सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को एकदम सही से निकाल सकते हैं। अब आइए एग्जाम्पल करते हैं। तो इसको मैं एक लाइन में लिख ले रहा हूं। यहां पर 1s है, 1s का एनर्जी लेवल सबसे कम है, 1s के बाद 2s है, फिर इसके बाद 2p है, फिर 2p के बाद 3s है, 3s के बाद 3p है, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p और 4p के बाद 5s एंड सो ऑन। ऐसे ही चलता, मतलब ये जो है ऊर्जा का बढ़ता रूप है। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन s और p और d और f में मैक्सिमम जो 2, 6, 10 और 14 भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं, क्योंकि जो p ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल का जो p ऑर्बिटल जो होता है उसमें एक ही कक्षक होते हैं, सॉरी s में एक ही कक्षक होते हैं, और p में 3 कक्षक होते हैं, और d में 5 कक्षक ऐसे, और f में 7 कक्षक। सात कक्षक होते हैं। और आप जानते हैं कि एक कक्षक में, इनको हम कक्षक कहते हैं, ऑर्बिट कक्षक। कक्षक क्या होते हैं, तो कक्षक वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता अधिक हो। एक तरह का घर होता है, घर के अंदर जो कमरा, जैसे मान लीजिए घर है, घर के अंदर छोटा छोटा कमरा बना है घर के अंदर, तो पूरा घर जो है ये कोष हो जाएगा, पूरा घर कोष हो जाएगा, लेकिन कमरा जो छोटा छोटा है, छोटा छोटा कमरा, ये उपकोष हो जाएगा। मतलब एक तरह का कहें कक्षक, उपकोष जो होता है कक्षक को प्रदर्शित करता है। तो ये जैसे कोई भी इंसान है तो अपने कमरा में ही तो रहेगा, तो जहां पर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक अगर इंसान है तो ये इस कमरा में पाया जाएगा, इसके सबसे पाए जाने की प्रायिकता उसका रूम होता है, कमरा होता है। तो इसलिए कक्षक वे स्थान होता है, वह स्थान होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सर्वाधिक होती है। और आप जानते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के नहीं पाए जाने की प्रायिकता उसको हम लोग नोड्स कहते हैं, नोडल प्लेन, जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य हो, नोडल प्लेन, उसका अलग मैटर है। तो एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अपोजिट स्पिन के भरे जाएंगे, 3 कक्षक है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 5 कक्षक है तो 1 2 3 4 5। और हुंड साहब बोले थे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरे, तब तक भरेंगे जब तक कि एक एक सब में ना हो जाए। जब एक एक सब में हो जाएंगे तो इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भर सकते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरना है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में हो जाए तो उसके बाद आप एंटी क्लॉकवाइज भरिए, क्योंकि हुंड साहब ने बताया था कि इलेक्ट्रॉनों का भराव सर्वप्रथम क्लॉकवाइज होता है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले एग्जांपल करते हैं उसके बाद। चलिए आइए एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने लिया सोडियम, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन।
तो 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है हमको, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 11 इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो 11 इलेक्ट्रॉन को देखिए कैसे भरेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में, तो लिख दिया 1s, और s में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 लिख दिया। फिर उसके बाद 2s में, तो 2s कितने इलेक्ट्रॉन, s में अधिक से अधिक 2, हाई कितना 11 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिया। अब इसके बाद बारी है 2p की, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 4 10, 1 इलेक्ट्रॉन और बचा जो 3s में चला जाएगा, तो 3s में 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा से और लेवल बढ़ाते हैं। जैसे हमको कैल्शियम का निकालना है, कैल्शियम 20, तो चलिए इसी तरह से भरते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख लीजिए कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18। तो अब इसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, और 2 ही तो भरना है, 2 ही तो है क्योंकि 18 हो चुका है, तो 4s2, ये हो गया डन। चाहे आप कामान लगाए चाहे तो ना लगाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कामा लगाते हैं तो इस हिसाब से लगाएंगे तो और ज्यादा बेटर है। पहले 1s का पूरा भर गया, फिर 2s का, फिर 3s का पूरा भर जाएगा, तो अब यहाँ पर आप कामा लगाएंगे, लेकिन d ऑर्बिटल अभी खाली है, जो कि आगे आएगा तो भर जाएगा। अब जैसे बढ़ते हैं थोड़ा से और आगे, तो इसको इरेज कर रहा हूं। अगर हम क्रोमियम का निकालें Cr24, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 1s2 होगा, 2s2 होगा, 2p6 होगा, 3s2 3p6, 4s2 3d4 हो, क्योंकि 2 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 4 24, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि गलत है। ये बिल्कुल गलत है। काहे गलत है? एक्चुअली में होता कुछ इस तरह से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहां पर 4s1 हो जाता है, और ये हो जाता है 3d5, ये सही। ऐसा क्यों है, प्रॉब्लम हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पर। ये एक्सेप्शनल केस है जिसमें स्टेबिलिटी का लॉजिक आ जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, अगर इन दोनों को थोड़ा से पकड़ें तो देखिए 4s2 है और ये 3d4 है। आप जानते हैं कि s में 1 ऑर्बिटल होता है और d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 बना दिया। s में 1, s में कितने इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। अब स्टेबिलिटी रूल ये कहता है कि चाहे हाफ फिल हो या फुल फिल हो, वो दोनों अनफिल से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो कहने का मतलब यहां पर अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाता, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ जाता, तो स्टेबिलिटी डी की सबसे ज्यादा हो जाती है इसकी तुलना, और एक इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यह अपने स्टेबल में रहेगा। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन छटक के चला जाता है यहाँ पे, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा तो मैटर कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन बचता है और यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, जो कि ये वाली व्यवस्था, ये व्यवस्था इस व्यवस्था से ज्यादा स्टेबल है। तो ये व्यवस्था इस व्यवस्था से ज्यादा स्टेबल है, तो कौन नहीं चाहता है स्टेबिलिटी में रहना, सभी लोग चाहते हैं कि हम अपने स्टेबिलिटी में। स्टेबिलिटी का मतलब जैसे एक बुजुर्ग आदमी है, वो ऐसे चल रहा है तो उसी में उसकी स्टेबिलिटी है। अब अगर आप उसको पीछे से राड लगा के सीधे कर दीजिएगा तो फिर उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सीधे नहीं चल पाएगा। वो जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए उसको, उसी में उसकी स्टेबिलिटी है। सबसे ज्यादा वो रेस्ट आराम फील उसी में करेगा, अपने हाइयर स्टेबिलिटी में ही फील करेगा। आप सोते हैं तो जैसे मन तैसे सोते हैं, तो वो आपका स्टेबिलिटी होता है। तो कहने का मतलब हर एटम भी चाहते हैं कि हम अपने स्टेबिलिटी में रहें, हम अपने अस्थायित्व में रहें। तो ये वाला अस्थायित्व तो ज्यादा अच्छा। अब इसको याद कैसे करिएगा, ऐसे याद करेंगे कि आधा भरा इक्वल आधा भरा है, आधा भरा से एक कम, अगर आधा भरा से एक कम रहेगा या पूरा भरा से एक कम रहेगा तो बगलिया वाले का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 अगर रहता तो आधा भरा रहता, तो आधा भरा से एक कम है, तो यहां पर ये नियम जनरली काम करेगा किसी किसी पर। तो आधा
आधा भरा से एक कम या पूरा भरा से एक कम। जब आधा भरा से एक कम हो या पूरा भरा से एक कम हो तो बगल वाले का इलेक्ट्रॉन डी वाला खींच लेता है। डी वाला ही नहीं, डी और एफ वाले दोनों इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इसलिए डी और एफ में सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस आता है। डी और एफ में ही एक्सेप्शन है, बाकी किसी में एक्सेप्शन नहीं। अच्छा देखिए, ये तो आपको चलिए समझ में आ गया कि ये वाला लेना है, ये वाला लेना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको लिखना है तो ये वाला लेना। इसको लिखने का और भी तरीका है। क्या है? इसको मिटा रहा हूं। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा से अजीब लग रहा है। 1 2, चलो ठीक है 2 3 फिर 4 फिर 3, अजीब हो गया ना, जैसे लग नहीं रहा है कि एक पैटर्न में। तो पैटर्न में बनाने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3d को पहले लिखिए लेकिन भरिए मत, सबसे पहले भर लीजिए इसमें 4s1, फिर तब इसके बाद 3d5। अब ये जैसे लग रहा है एकदम वेल डिफाइंड। 1 वाला एक जगह हो गया, 2 वाला एक जगह, 3 वाला एक जगह, 4 वाला। तो ये भी 100% सही। कुछ टीचर इसको अलाउ नहीं करते, बट सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गलत है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अगर आप इस हिसाब से करेंगे तो आपको थोड़ा सा फीलिंग अजीब आएगी कि कभी 3 में हो जा रहा है, कभी 4 में, कभी 3 आगे आ जा रहा है, कभी 4 आगे आ जा रहा है, कभी 5 आगे आ जा रहा है, तो थोड़ा सा, लेकिन इस हिसाब से कभी गलत नहीं होगा, 100% सही होगा। आप नियम से भरिए लेकिन ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लेते हैं CU का 29, तो देखिए 29 का एक्सपेक्ट आप ये करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये एक्सपेक्ट करते हैं। 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 20 9 29। लेकिन ये फिर हो गया गलत। क्यों भैया? क्योंकि आप जानते हैं डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं। कई ठे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब पूरा भरा से एक कम आ गया। देखिए है नियम लिखा हूं, आधा भरा से कम रहे या पूरा भरा से कम रहेगा तो यस वाले का एक इलेक्ट्रॉन ही खींच लेगा। तो यस वाले का एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मैटर कुछ इस तरह से आ जाएगा 4s1 3d10, जो कि काम मतलब ये 1 से लेकर 30 तक में 2 ही एक्सेप्शन, एक 24 वाला और एक 29 वाला। तो दोनों एक्सेप्शन को आप तैयार रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर एक्सेप्शन ही पूछता है। कंपटीशन क्रैक करना है तो एक्सेप्शन तैयार करना होगा केमिस्ट्री, क्योंकि एक्सेप्शन में ही लॉजिक। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 4s1 3d10, ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मतलब यहां से आपको ये नोट करना है यहां तक, फिर उसके बाद ये दोनों नोट करना, ये दोनों नहीं रहे, क्योंकि इसमें इस इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी नहीं पाया गया, इसमें पाया गया। और आप जानते भी क्या कि अगर फुलफिल है कोई भी ऑर्बिटल, फुलफिल है और ये हाफ फिल है और ये एकदम न तो हाफ फिल है न तो फुल फिल है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होती है वो इसकी होती है, इसके बाद स्टेबिलिटी इसकी होती है और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होती है। ये स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा फुल फिल की, उसके बाद हाफ फिल की, उसके बाद एकदम जिसमें कुछ ना हो, न तो फुल फिल हो न तो हाफ फिल हो। तो इस हिसाब से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। आइए थोड़ा सा एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। बड़ा एग्जांपल अगर लीजिए, जैसे मैं आयोडीन का कर रहा हूं, आयोडीन का करते हैं 53, तो इसका आप कैसे बनाइएगा? तो चाहे इस वाले ऑर्डर में बनाइए, चाहे मैं जो बताया था 1 2 3 एकदम सीरियल से करके बनाइए, वो भी सही है, बस ध्यान से करना होगा। उसमें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3d में लिखिए, 3d लिख दीजिए, लेकिन पहले भर दिए 4s2, अब इसके बाद तब 3d10, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो भरिए, कोई दिक्कत नहीं। 1s भर गया, ये भर गया पूरा, ये भर गया। अब इसके बाद 4s के बाद यस के बाद p आता है तो 4p6 4d10 भर दीजिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अभी गिनिए, देखिए अभी कम होगा। अब फिर इसके बाद 4d के बाद अब यहाँ पर 5s2, अब इसके बाद 5p5, चाहे तो काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 10 2 12 6 18 10 28 2 30 30 6 36 10 46 46 2 48 48 5 53, ये एकदम 100% करेक्ट।
ऐसे लिखने से ये थोड़ा सा अच्छा रहता है कि 1 वाला एक जगह, 2 वाला एक जगह, 3 वाला एक जगह, 4 वाला एक जगह, 5 वाला एक। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं, इनमें ये यस होता है, तो दूसरका वाले में यस और पी दोनों आता है, तीसरका वाले में यस भी आता है, पी भी आता है और डी भी आता है, तो तीसरका में तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन आप भरेंगे पहले फोरियस को, इसके बाद तभी भरेंगे। ध्यान रखना होगा, मतलब जो आप बनाए थे शुरू में ग्राफ, उसके अनुसार ही भरना। और चौथा वाले में आप जानते हैं यस भी आएगा, पी भी आएगा, डी भी आएगा। अगर अब यहाँ पर हमने एफ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भर जाएगा तब एफ 4f में आएगा, क्योंकि इसका एनर्जी 4f से कम है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी के सबसेल में प्रवेश कर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी टॉपिक। अब देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। अब आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आयन में आप जानते हैं आयन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया धन आयन और एक हो गया ऋण आयन। तो धन आयन बेसिकली कुछ इस तरह से बनेंगे, जैसे सोडियम है, बनाएगा सोडियम प्लस, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम बना दिया एल्युमिनियम प्लस प्लस प्लस, जिंक है, जिंक बना दिया Zn प्लस प्लस, मैग्नीशियम बना दिया Mg प्लस प्लस। ये आप जानते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहता है उस पर धन आयन रहता है, जिस पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर ऋण आयन। जैसे Cl है, Cl बनाता है Cl माइनस, ऑक्सीजन O माइनस माइनस etc। तो कहने का मतलब अगर आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है तो हमें यह देखना होगा कि उस पर धन आवेश है कि ऋण आवेश। तो अगर धन आवेश है, यदि पॉजिटिव चार्ज है, तो मूल परमाणु क्रमांक में से धनायनों की संख्या को घटा देते हैं, में से धनायनों की संख्या को घटा देते हैं। लेकिन याद रखिएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ही इलेक्ट्रॉन हटेंगे, मतलब बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन ही हटेगा। बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को ही हटाना है, ये नहीं कि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को हटा। ऐसे में इलेक्ट्रॉन जैठ है उतना घटा देते हैं बाह्यतम कोष से। ऐसे में जैठ इलेक्ट्रॉन होता है मूल का, जैसे Cl का होता है 17, तो इस पर एक माइनस आ गया, तो एक और इलेक्ट्रॉन आया होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे, थोड़ा सा ही प्रोसेस उल्टा होता है। इसमें हमें ऐड करना है, और इसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, जितना भी धनायन हो जितना भी ऋण आयन। जैसे देखिए, जैसे मैं कहूं सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, तो पहले आप जानते हैं सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आउटर मोस्ट एक प्लस है, तो प्लस का मतलब हमको घटाना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि प्लस तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिए। बाह्यतम कोष देखिए कौन है, बाह्यतम कोष ये वाला, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको हटा दीजिए, तो अब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हाई वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 1s2 2s2 2p6 मैटर इज क्लोज। सही है। आप चाहे तो दूसरा निकाल लीजिए, जैसे Fi का निकालना हो, तो Fi का 26 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d लिखिए, लेकिन भरिए मत, पहले भरिए किसमें 4s2, और उसके बाद देख लीजिए कैट है, छठ है, तो छठ। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन तो हमारा इसमें गया, तो इसमें से नहीं निकालना है, बाह्यतम कोष में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो Fi बनाया, Fi प्लस प्लस, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। तो आपको इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 6 जस का 10 रहेगा, 4s2 निकल गया, तो यहीं पर कंप्लीट हो गया। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कामा लगा सकते हैं आप ऐसे, इसमें भी ऐसे। तो वैसे जैसे धन वाले में इलेक्ट्रॉन को निकाल दे रहे हैं, ऋण वाले में उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन का ले लीजिए, तो ऑक्सीजन का ऐसे 8 होता है, 1s2 2s2 2p4 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन
ऑक्सीजन के ऊपर माइनस माइनस आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन और आए होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए तो कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 हो गया, 2 2 4 6 4 10 हो गया। इसी तरह Cl माइनस का भी निकाल सकते हैं, या जिसका चाहे उसका आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से हमारा ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए। अगर ये आ रहा है तो आपको बैलेंसी या अन्य जो भी चीजें हैं थोड़ा सा अच्छे से आने लगेंगी। ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।